हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इतना है हमारी प्रस्तावना और ये तुम सब लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? थोड़ा कठिन होनी चाहिए, हो गया ना कि पता है सर जी ये क्या कह दिया है, समझ में नहीं आया क्या लिखा है। ये हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना को संविधान में क्या कहा गया है? उद्देशिका कहा गया है। क्या कहा गया है? उद्देशिका। क्या कहा गया है? उद्देशिका। तो ये उद्देशिका तुम सब लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम देने जाओ लेकिन उद्देशिका तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में उठा के देख लोगे इससे क्वेश्चन तुमको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल कंठस्थ रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल कहते हो, है ना, वो तुम्हारा पता होना चाहिए, तुमको ये रटा होना चाहिए। क्योंकि जो बहुत सारी चीजें अलग रट लेते हो ना, तो ये भी एक रटा होना चाहिए तुम्हारा। ये रटा नहीं होगा तो मार खाओगे, लाठी चला देंगे यहीं पे, ठीक है। सबको रटा होना चाहिए, इसी को आगे पढ़ेंगे। उद्देशिका है। अगर तुमको बात कही जाए हमारे संविधान सभा में, संविधान सभा हमारी संविधान को बनाई है, ये हमारे संविधान सभा में कब जुड़ी, इसकी अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए पेश कब किया गया इसको, है ना, साथ साथ में लिखते रहना क्योंकि हम साथ साथ में मिटाते रहेंगे, है ना। इसको पेश कब किया गया, तो कब पेश किया गया? 13 दिसंबर को। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर को। कौन सा सन था वो? 1916, 47, 48, 48 गलत है, 1946। कब पेश किया गया? इसको पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। कितनी बार बताएं, संविधान सभा की कौन सी बैठक? तीसरी बैठक। उसमें क्या पेश किया गया? उद्देशिका पेश की गई। अच्छा, इसे स्वीकार कब किया गया? अच्छा, पेश किया किसने? पेश किया है तो पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू वो वाले नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको क्या किया था? पेश किया था, है ना। अब बात करें इसको स्वीकार कब किया गया, तो स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947। ये याद रहेगा। इसे कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947। अब कंफ्यूज मत होना, तुम लोग कहोगे सर जी 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, उसी के 4 दिन पहले ये स्वीकार की गई थी उद्देशिका। तो ऐसा नहीं है बालक, उसमें 2 साल अंतर है। वो 50 है, 3 साल का अंतर है ना। तो उसमें 50 और 47 में अंतर है, क्योंकि 47 में हम आजाद हुए थे, तो तुम ऐसे ही कनेक्ट करके याद करने लगते हो, हाँ उसी साल का था। तो उसी साल का नहीं है, 3 साल का अंतर है। वो जिस साल आजाद हुए थे उस साल 22 जनवरी को इसे स्वीकार किया गया था। पेश कब की गई थी? 13 दिसंबर। हाँ, लगभग 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कह सकते हो, है ना। 1.5 महीने के अंदर इसको स्वीकार कर लिया गया था। मान लिया गया था कि ये क्या है, हमारी प्रस्तावना बनेगी या उद्देशिका बनेगी। उद्देशिका का मतलब समझते हो कि हमारा जो संविधान लिखने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य पे। कुछ विषय होता है ना कि कोई भी किताब लिखने चलते हो तो पहले सोच लेते हो किस विषय पे हम ये किताब लिखेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट लिखेंगे। ये नहीं कि पहले स्टार्ट तुमने कहाँ से किया था, एक कॉमेडी लिखने का, है ना, और आगे चल करके उसमें दर्शन भी घुसा दिया और आगे उसमें हॉरर भी घुसा दिया, सब एक ही में। तो पहले सोच लेते हो ना कि पहले क्या करेंगे, या तो कॉमेडी लिखेंगे तो पहले ही कॉमेडी पे ही पूरा चलेंगे, है ना, हॉरर लिखेंगे तो पूरा हॉरर पे चलेंगे। वैसे ही उद्देश्य इसका पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि इसमें क्या लिखा जाएगा। पेश किसने किया था अगर पूछे तुमसे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, है ना। अब इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, इतने तो बाहर से हो गए। अब अंदर से क्वेश्चन आएंगे कि संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उनसे बनेंगे। कौन कौन से शब्द आते हैं? पहले आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो यहाँ पे भाषा लिखी गई, कोई भी कानून की भाषा देखोगे, हमारे संविधान की भाषा बहुत ही क्लिष्ट है। और क्लिष्ट शब्द अपने आप में ही क्लिष्ट है। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, है ना। तो बहुत कठिन है, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि तुमको आसान करके बताएं, है ना। तो हम पे भरोसा रखता हूँ, तुमको आसान कर देंगे, है ना। तो इसको ध्यान रखना, जो प्रभुत्व संपन्न मतलब है, इस शब्द का मतलब क्या होगा कि जो संप्रभुता होगी वो किसमें होगी? हम ही लोगों में होगी, कि हम भारत के लोग। तो जो भी संप्रभुता, अब कहोगे सर जी संप्रभुता नहीं समझ में आ रहा है,
संप्रभुता समझ में आता है? हाँ, यही तो समस्या है। चलो, संप्रभुता का मतलब समझ लो। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है खुद की डिसीजन मेकिंग की पावर। जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो हमारे खुद के पास होगी। किसी भी दूसरे देश के हम अधीन नहीं हैं। हम जिससे मित्रता करना चाहेंगे उससे हम मित्रता करेंगे, जिससे हमको संधि करना होगा उससे हम संधि करेंगे। ये सारी पावर हमारे पास खुद की है। हम किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं है। जैसे पहले ब्रिटेन के दबाव में हुआ करते थे, अब हम संप्रभु हो गए। इसका मतलब क्या है? अब हम किसी भी देश के दबाव में नहीं, ना ही किसी संस्था के दबाव में है। जैसे यूएन कह दिया जाए या G20 कह दिया, हम किसी के भी दबाव में नहीं है। हमारा अपना संप्रभु है। हम जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ हम अपनी मित्रता करेंगे, और जिसके साथ चाहेंगे आराम से हम अपनी संधि करेंगे, व्यापार करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। इसकी डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास होगी? हमारे ही देश की जनता में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। आप समझ में आया? संप्रभुता समझ में आ गई? तो ये है इसकी संप्रभुता, है ना। अब दूसरा शब्द क्या आता है? समाजवादी। कैसा बनाएंगे? समाजवादी। कैसा बनाएंगे? समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाज से जुड़े रहेंगे। बाकी जो समाजवादी नहीं है वो क्या कहेंगे? आसमान से जुड़ जाएंगे, समाज से नहीं जुड़ेंगे, हैं? हाँ, क्या बात है। समाजवादी मतलब क्या होता है? जिसमें समाज के हित की बात कही हो वो क्या होता है? वो ऐसा समाज एक समाजवादी होता है ना। ऐसी विचारधारा एक समाजवादी विचारधारा होती है। दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी विचारधाराएं होती हैं? दो विचारधाराएं होती हैं। यहाँ पे बता दे थोड़ा थोड़ा। एक तो होता है समाजवादी। कैसी होती है? समाजवादी विचारधारा होती है। और एक होती है पूंजीवादी। कैसी होती है? पूंजीवादी। दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। हम लोग कैसी विचारधारा के हैं? समाजवादी विचारधारा के। इसमें क्या होता है? जो भी संसाधन देश के हैं वो सब जनता के हित के लिए होने चाहिए। किसके हित के लिए? जनता की, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार। जिसमें समाजवादी सरकार होगी तो जनता के हित के लिए भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जनता के हित के लिए होनी चाहिए। इसको ऐसे समझो, जितने भी संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं हमारे देश में वो सब जनता के लिए होंगे। अब कहोगे सरकार, सर जी ऐसी कौन सी सरकार, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जनता के हित की बात ना होती हो? तो दो बातें होती हैं। जो समाजवाद होता है वो भी दो प्रकार का होता है, वो अलग बताएंगे भी। देखो, समाजवाद और पूंजीवाद में इतना अंतर है, तुम ये समझ लो, जहां पे पूंजीवाद होगा वहां पे बिजनेसमैन, वहां की सरकार समझ लो एक प्रकार से बिजनेसमैन है। वो केवल प्रॉफिट पे काम करेगी कि किससे देश का प्रॉफिट ज्यादा होगा, रेवेन्यू किससे ज्यादा जनरेट होगा, पैसा देश कैसे ज्यादा कमाएगा। और समाजवादी सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो इस पे ध्यान देती है कि जो भी कमाया है वो सब जनता पे लगाना है, भले ही हमारे पास कुछ ना बचे। जैसे अभी देखा होगा हमारे पास, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हमने अपनी बहुत ज्यादा जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो हमने खर्चा किया, हमारी सरकारों ने खर्चा किया है। किस पे? कोरोना आ गया था तो हमने फ्री वैक्सीन लगवाई, लोगों के रोजगार छिन गए तो हमने क्या किया? फ्री में राशन बांटा, बहुत सारी चीजें फ्री में दी। फ्री में अभी तो हमारे किसान पेंशन भी मिल रही है ना, किसान सम्मान निधि 2000 रुपये आ रहा है, वो भी आ रहा है। तो ये सब जनता के हित में हो रहा है। अब पूंजीवादी सरकार होती तो वो केवल रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती कि देश अमीर हो जाए। हम लोग क्या करते हैं? अमीर बाद में हो, पहले हम लोग क्या होंगे? समाजवादी होंगे। पहले समाज हमारा तृप्त रहना चाहिए, इसीलिए ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारें बड़ी दयालु है, मोदी जी, अरे मोदी जी बहुत पैसे, बढ़िया आदमी हैं, सब फ्री में दे रहे हैं। बढ़िया आदमी नहीं, ऐसा संविधान में लिखा है। मोदी जी के अलावा भी कोई होता तो वो भी यही करता। ठीक है, पूरे समाजवादी भी नहीं है, क्योंकि पूरे समाजवादी होने के लिए हमको पूरी तरीके से जनता पे ही होता है कि बर्बाद ही हो जाए, तो बिल्कुल बर्बाद भी नहीं होते। यहाँ पे इतने संसाधन होंगे, कुछ तुमने देखा होगा सरकारी होंगे और कुछ प्राइवेट होंगे, तो कुछ हमारे यहाँ पूंजीवादी भी तुमको देखने को मिलेगा। पहले हम बिल्कुल पूंजीवादी नहीं थे, केवल समाजवादी थे। लेकिन 1991 में जब हमारे यहाँ आया एलपीजी सिस्टम। एलपीजी सिस्टम क्या? घर घर गैस चूल्हा होगा। वो नहीं कर यहाँ सर जी, बस वही वो नहीं है। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं। ठीक सर, यहाँ वही वो नहीं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारी पहले, उससे पहले हमारे यहाँ सारी कंपनियां क्या थी? सरकारें वाली ही होती थी और ज्यादातर प्राइवेट बहुत कम हुआ करता था। फिर हमने अपना पूरा व्यापार पर ज्यादा खोल के नहीं रखा था दुनिया के लिए, हम खुद ही बनाते थे, खुद ही अपना सारा इंतजाम करते थे। फिर क्या हुआ? सरकारों ने एलपीजी सिस्टम लाया और क्या किया? अपने देश का व्यापार दुनिया के लिए खोल दिया कि बाहरी कंपनियां भी हमारे यहाँ आकर के व्यापार कर सकती हैं, और हमारी कंपनियां तो बाहर जाती थी, है ना। तो ये हो गया थोड़ा इसका ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां थी जो क्या किया गया?
जनता के द्वारा या किसी बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा उनके हाथ में दे दी गई कि अगर सरकार नहीं चला पा रही अच्छे से तो अब ये चलाएंगे। बस प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो देश का ही होगा, क्योंकि देश की अगर कंपनी है वो चलेगी तो देश में ही प्रॉफिट होगा। लेकिन पहले क्या होता था, प्रॉफिट भले ही ना हो लेकिन वो कंपनियां क्या करेंगी, जनता के हित में काम करेंगी। जैसे तुमने देखा होगा ट्रेन का किराया सबसे सस्ता होता है ना। वहीं अभी एक प्राइवेट ट्रेन चली थी लखनऊ से दिल्ली, है ना, उसका किराया बहुत महंगा था। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा थोड़ी ना प्रॉफिट होता। तुमने बार बार सरकार से सुना होगा कि जो रेलवे है घाटे में चल रहा है, फिर भी ट्रेन चल रही है उतने सस्ते में, आराम से 30 रुपए का टिकट ले लो, लंबी दूरी तक घूमते चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे समाजवादी है, जनता के हित में काम किया जाएगा। जो सरकारें होंगी क्या करेंगी, जनता के हित में काम करेंगी। लेकिन फिर भी वहीं पे तुमको थोड़ा प्राइवेट भी देखने को मिलेगा होगा कि जितना ये हमारा क्या था, हवाई जितनी भी यात्रा होती थी, है ना, अंग्रेजी वाला शब्द भूल गए देखो है ना। तो हवाई जितनी यात्राएं होती थी उसमें से एयर इंडिया होती थी सरकार के पास, सरकार ने उसको प्राइवेट कर दिया अभी मोदी जी ने, है ना, उसको भी दे दिया कि ये चली गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 1991 से हो रहा है, क्योंकि वहां से एलपीजी चालू हुआ है ना। अभी मोदी जी टारगेट पे हैं कि उनको ज्यादा हाइप मिल गई है कि ये सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, सब प्राइवेट, सब अभी से नहीं, 1991 से चल रहा है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन, वहां से स्टार्ट हुआ है ना। तो अब क्या है, अगर सरकारें सही से नहीं चला पा रही हैं तो जनता को देंगे, जनता या किसी भी बड़े पूंजीपति को देंगी। बाहरी पूंजीपति से तुमने सुना होगा LIC का IPO आ गया, उसमें 74% तक बाहरी विदेशी कंपनियां ले सकती हैं, अब अपना शेयर खरीद सकते हैं। तो इसमें भी लोगों ने कहा कि LIC को भी प्राइवेट किए दे रहे हैं। तो ये सिस्टम है पूरा कैसे, है ना। तो उसमें क्या है, हम लोग पूर्ण रूप से समाजवादी भी नहीं है, पूर्ण पूंजीवादी भी नहीं है। पर समाजवादी में भी हमारे यहाँ दो सिस्टम होते हैं। एक होता है समाजवादी में, इसे कहते हैं मार्क्सवादी, नाम सुना है, मार्क्सवादी, है ना। और एक होता है गांधीवादी, है ना। दो चीजें हैं, दो प्रकार के यहाँ पे समाजवाद भी मिलते हैं। कैसे कैसे, एक तो मार्क्स होगा और एक गांधीवाद, लेनिन वाला भी होता है, उसको भूलना मत, है ना। लेकिन मार्क्स और समाजवादी, ये गांधीवादी, दोनों को मिली जुली हमारे यहाँ जो समाजवादी व्यवस्था है वो चलती है। गांधीवादी की तरफ हम लोग ज्यादा है ना, क्योंकि हम लोग अहिंसा पे ज्यादा भी ध्यान रखते हैं। हमने परमाणु बम बना रखा, लेकिन ये कह रखा है कि हम लोग पहला प्रयोग नहीं करेंगे, किसी पे इस्तेमाल हम इसको सबसे पहले नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी ने करने का प्रयास किया या कर दिया तो फिर उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अटल बिहारी का वो भाषण तुमको याद होगा कि अगर हमारे ऊपर किसी ने परमाणु हमला किया तो ठीक है, लेकिन अगली सुबह का सूरज वो देश नक्शे पर देखेगा नहीं, है ना। वो भाषा तुमको याद होना चाहिए। तो समाजवादी व्यवस्था कैसी है, मार्क्सवादी भी है, गांधीवादी है। गांधीवादी थोड़ा ज्यादा है, गांधीवादी ज्यादा है। समाजवादी और पूंजीवादी भी थोड़ा थोड़ा तुमको देखने को मिलेगा 91 के बाद। लेकिन फिर भी हमारा ये समाजवादी शब्द संविधान में है, तो हम कह सकते हैं हम कैसे हैं, एक समाजवादी हैं। लेकिन पूंजीवादी भी देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कोई समाज संविधान में प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, ध्यान रखना ये बात। तो समाजवादी हो गया। अब कौन सा आएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। कौन सा मिलेगा शब्द, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? अच्छा, इस पे बहुत डिबेट होती है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। ये मिटा दें इधर वाला, है ना। पंथ निरपेक्ष पे तुमको बहुत ज्यादा तुमको डिबेट सुनने को मिलेगी। क्या मिलेगी, कुछ कहेंगे पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं है, कुछ लोग कहेंगे नहीं, जो धर्म निरपेक्ष है वही पंथ निरपेक्ष है ना। अंग्रेजी में इसको सेकुलर कहते हैं, और सेकुलर पे भी विवाद है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेकुलर। लेकिन सेकुलर का जो यूरोप में मतलब है वो हमारे यहाँ सेकुलर का मतलब नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर की परिभाषा भी हमने अलग दे रखी है। जो धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा होती है वो भी इसमें नहीं फिट बैठ रही है, सब कुछ अलग है। वैसे धर्मनिरपेक्ष ये नहीं है, ऐसे मान के चलो, है ना। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष अलग अलग शब्द हैं, शाब्दिक रूप से उनका अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ सेम ही, एक ही जैसा ऐसा है ना। इसको ऐसे समझ लो कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है हमारे यहाँ कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। इसका मतलब केवल ये है कि हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब कह रखता है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, अपना बेटा भी पाकिस्तान, वो भी तो कह रखता है हम इस्लामिक देश हैं। हमारे देश में ये कोई नहीं कह रखता कि हम इस्लामिक हैं या हिंदू राष्ट्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या हैं, सेकुलर हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। इसका मतलब ये है कि देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश में रहने वाली जनता का धर्म है और हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी जनता कुछ भी धर्म अपनाना चाहे, सब अपना धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, है ना, पर किसी धर्म को इतना भी समर्थन नहीं करते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी जाए। सबको मानेंगे पर अपने राष्ट्र का धर्म कोई भी घोषित नहीं करेंगे। जो जिस धर्म को मानना चाहता है सब मान सकता है, हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेंगे। ये हमारे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का
मतलब है। सेकुलर होने का जो यूरोप में मतलब है वहाँ अलग ही है। सेकुलर मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे, जैसे चाइना में चलो सेकुलर मतलब वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है ना। नास्तिक लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो अलग सेकुलर है, लेकिन हम लोग अलग सेकुलर, अलग परिभाषा हमारी है ना। तो 3 शब्द समझ में आ गए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। कैसा हो जाएंगे? लोकतांत्रिक। कैसे हैं? लोकतांत्रिक हैं हम लोग। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जहां पे जो पावर है, देश की सबसे बड़ी पावर जो सरकार होती है, जिसे शासन कहते हैं, वो भी किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा चुना जाएगा। उसे क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक कहेंगे। कैसा कहेंगे? लोकतांत्रिक कहेंगे। एक और होता है गणतंत्र। गणतंत्र भी तो नाम सुना है, अभी 26 जनवरी मनाई है। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जो सर्वोच्च सत्ता है वो भी जनता से ही लाई जाएगी और जनता के द्वारा ही लाई जाएगी। मतलब समझ रहे हो? देश का जो सबसे बड़ा पद होगा, अध्यक्ष कह सकते हो, है ना, तो वो पद भी उसी जनता में से ही कोई उठ करके आएगा। किसी भी जाति के आधार पर, किसी वंश के आधार पर नहीं होगा कि इस वंश के सब बनते आ रहे हैं यही बनेंगे ना। इसी जनता में से कोई भी उठ के आ सकता है। ये गणतंत्र का मतलब है। तो कोई भी जा सकता है, दुनिया देश का सबसे बड़ा पद भी कोई भी जनता से कोई भी धारण कर सकता है ना। और चुना कैसे जाएगा? वो भी जनता ही चुनेगी। तो सर्वोच्च पावर किसके पास चली जाएगी? हाँ, तो ध्यान है ना, क्वेश्चन एक आता है यूपीएससी में आएगा या पीसीएस में आएगा कि संविधान में देश के प्राधिकार का स्रोत किसे माना गया है? तो वो जनता है ना। अब ये तो मत लगा क्या ना कि संविधान का स्रोत तो बहुत जगह है ना, लेकिन अगर प्राधिकार का स्रोत माना जाए कौन है, तो वो देश की जनता है। इसको कहते हैं गणतंत्र। बात समझ में आई कि सबसे बड़ा जो अध्यक्ष का पद भी होगा वो क्या होगा? वो भी जनता के द्वारा चुना जाएगा और वो वंशानुगत नहीं होगा। उसकी एक समय सीमा होगी, उस समय सीमा तक रहेगा, उसके बाद जनता दोबारा से डिसाइड करेगी कि अब पद पे कौन बैठेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये है हमारे यहाँ के जो भी राज्य की में परिभाषित किया गया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का स्वरूप कैसा होगा। तो ये ऐसा होगा। ये क्या है? हमारे राज्य का स्वरूप है। क्या है? राज्य का स्वरूप है कि कैसा राज्य होगा। तो प्रभुत्व संपन्न होगा, पूरा अधिकार हमारे पास होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणतांत्रिक भी होगा, है ना। लोकतंत्र और गणतंत्र में कंफ्यूजन रहता है, समझ में आया? तो अब ये खत्म कर देते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो ये को राज्य का स्वरूप तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? दूसरे नंबर पे क्या है? न्याय की बातें की गई है ना। हमारे संविधान में कितने न्याय दिए गए हैं? कौन कौन से न्याय हैं? नहीं, क्रम से ध्यान रखना। 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाएगा सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। दूसरा क्या कहा गया है? आर्थिक न्याय और फिर राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है ना। और ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे कांस्टेबल में भी आएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में वर्णन किया गया है। तो कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक हो जाएगा सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय कहे गए। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब एक ही स्तर पे हैं, छुआछूत नहीं होगा, कोई भी उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं होगा, सब समाज में बराबर रहेंगे, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा, तो सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। ये सामाजिक न्याय की बात कही गई है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा केस किसी के साथ हो जाए तुम कहो ये निम्न के वर्ग के हैं, इनके ऊपर इनकी बात काहे सुन रहे हो, हमारी बात सुनो, है ना, हमको न्याय दो। तो ऐसा नहीं, सबको बराबर का न्याय मिलेगा। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब सिंपल सा सीधा एग्जाम्पल है सलमान खान। सीधा जोधपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है हिरन के मारने के केस में, है ना, काला हिरन। ठीक है, उसमें क्या होता है? अब आर्थिक न्याय में अगर तुम्हारा कुछ हो जाता है मैटर, तुम हम लोग गरीब आदमी एकदम फटीचर, है ना, तो कहो कि किसी को मार दे तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा मुकदमा, जहां भी मारेंगे वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। अगर सलमान खान बहुत पैसा वाले आदमी है ना, अपने यहाँ मुंबई में ट्रांसफर करा ले तो ये तो उनका पावर हो जाएगी, पैसा वाले है तो ट्रांसफर करा लिया। लेकिन नहीं, फिर भी आते हैं कहाँ? राजस्थान में जोधपुर के कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए, पेशी होती तो आते हैं। तो आर्थिक रूप से भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा। ठीक है, ये आर्थिक न्याय का मतलब है। राजनीतिक न्याय समझो। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि सबको, चाहे वो किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी हमारा जैसा फटीचर आदमी हो,
सबको बराबर मतदान का अधिकार मिलेगा। बात समझे? मतदान का अधिकार मतलब ये कि मान लो हम तो राजनीति में कुछ है ही नहीं, है ना, तो चपरानी है ना, तो हमारी वोट की वैल्यू कितनी है? सिर्फ एक। हम एक वोट देंगे तो उसका मतलब कितना रहेगा? एक। हम मोदी जी तो राजनीति में सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं, है कि नहीं? अब कहते मोदी जी ने वोट दिया तो इनकी वोट की वैल्यू 10 मानी जाएगी। भाई एक वोट देंगे तो 10 माना जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। कितना ही पैसे वाला अडानी भाई साहब देने जाए वोट, कहे भाई बहुत दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं, तो ऐसा करो ये वोट देंगे तो इनका 50 माना जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम जहाँ कहते हैं तुम्हारा तो आधा ही माना जाएगा, तुम बेकार, तुम कच्चा आदमी हो, तुम्हारा नहीं माना जाएगा, 0.01%। हाँ, तो इतना ऐसा होता है क्या किसी के साथ? तो चाहे कितना अमीर हो, चाहे किसी वंश से आता हो, चाहे किसी कुल से आता हो, चाहे राजनीति में कितना भी बड़ा महत्व रखता हो, गांधी जी भी अगर होते तो उनके भी वोट की वैल्यू कितनी रहती? सिर्फ एक। ये क्या है? राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब राजनीतिक न्याय हो गए। अब क्या आगे कहा गया है? और आगे क्या मिलेगा? न्याय। आगे स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं बताओ? स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की दी गई हैं? अगर पूछा जाए हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो कोई लोग नहीं बोलोगे, एकदम से शांत बैठोगे। बताओ। अभी पूरा पढ़ के सुनाया था। कौन कौन से? 4 प्रकार की नहीं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे कौन है? विचार की स्वतंत्रता। दूसरी कौन सी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और कौन सी स्वतंत्रता है? विचार की हो गई, अभिव्यक्ति की हो गई, और तीसरा क्रम से, वैसे तो याद आ जाएगा क्रम से, इधर क्या होगा? इधर धर्म की हो जाएगी और उपासना की। देखो ध्यान से निकल गया एकदम। तीसरे नंबर की स्वतंत्रता कौन सी है? बताओ। विश्वास की स्वतंत्रता। किसी पे भी भरोसा कर लो, है ना, मोदी जी 15 लाख देंगे, ये तुमको विश्वास की स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता है? विश्वास की स्वतंत्रता है ना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई। कहाँ कही गई हैं? प्रस्तावना में। इसे उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रेम्बल, जो भी कहना चाहो कह लो, है ना, भूमिका कहना चाहो कह लो, तो वही है। लेकिन संविधान में उद्देशिका लिखा गया है। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि संविधान में प्रस्तावना में भारत शब्द का कितने बार वर्णन किया गया है? तो मात्र 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को 2 ही बार, यहीं पे 2 बार प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। इंडिया दैट इज भारत, है ना, अंग्रेजी में ऐसे। तो ध्यान रखना, भारत शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे स्वतंत्रता कितनी दी गई? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। विचार, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी विचार आए, तुम सोचने के लिए स्वतंत्र हो। ये नहीं कि इतना ही सोचोगे, इससे ऊपर नहीं सोच सकते। तुम्हारा सोचने की पूरी आजादी है, और जो सोच लिया है उसको बक देने की भी आजादी है। पर इसका मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बक दोगे, गरिया रहे खड़े होकर चौराहे पे, तेरी ऐसी की तैसी, है ना, ऐसे नहीं कह सकते, है ना। वो अलग बात है, शराब पिए हो तो वो कुछ भी कह दें, है ना। तो हाँ, तो विचार तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आए, तुमको लगे कि मोदी जी ठीक है, तो तुम आराम से आकर के बाहर चौराहे पे चिल्ला सकते कि मोदी जी बढ़िया आदमी है। तुमको लगे नहीं मोदी जी बिल्कुल बेकार खच्चर टाइप के आदमी हैं, तो तुम वो भी अपना अभिव्यक्ति कर सकते हो। विचार की स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। किसी पे भी विश्वास कर लेने की स्वतंत्रता है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मोदी जी पे विश्वास नहीं करेगा। मोदी जी भी ये नहीं कह सकते अरे राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करेगा, पप्पू 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 क्या कहते हैं, पप्पू आदमी है वो, क्या कहते हैं, पप्पू है। तो कोई भी ये भी नहीं कह सकते मोदी जी, जिसको करना है वो करे। राहुल गांधी किसी को केजरीवाल पे करना है, केजरीवाल पे कर ले, हाँ, तुम पे क्या कर ले, इन पे क्या कर ले। हाँ, देखो उसके लिए फिर अलग से हमको क्लास चलानी पड़ेगी झूठ बोलने के लिए, वो भी तो सीखना पड़ेगा। उतना कहाँ आता है तुमको उस लेवल का, हाँ, तो उसके लिए क्लास चलाएंगे झूठ बोलने। इसमें टाइटल होगा, थंबनेल पे डालेंगे झूठ कैसे बोले, है ना। और फिर हाँ, तो उसमें होता है विश्वास, किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है, आज़ादी है। धर्म, हमको जो भी धर्म लेना है वो हम धर्म ले सकते हैं। तुम पैदा किसी भी धर्म में हुए हो, मर किसी दूसरे धर्म में भी सकते हो। ऐसा नहीं कि जिस धर्म में पैदा हुए थे उसी धर्म में मरेंगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो उसी धर्म में मर जाओ, तुम चाहो तो दूसरा धर्म ले लो। तुम ईसाई थे, तुम चाहो तो हिंदू बनना चाहो बन सकते हो। तुम ईसाई थे, तुम क्रिश्चियन तो वही होता है, ईसाई थे तुम मुस्लिम बनना चाहो तो मुस्लिम बन जाओ, हिंदू थे तुम बौद्ध बनना चाहो बौद्ध बन जाओ, जो भी तुम बौद्ध थे जैन बनना चाहो बन जाओ। जिस भी धर्म को तुम चाहते हो उस धर्म में तुम जा सकते हो, ये तुम्हारी आज़ादी है। धर्म चुनने की भी आज़ादी तुम्हारे पास, स्वतंत्रता है। और क्या है, उपासना। उपासना मतलब पूजा पाठ करने का तरीका तुम्हारा अपना,
किसको पूजा करना चाहते हो, किसको मानना चाहते हो, वो सब तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम जिसको चाहो उसको मानो, जिसको चाहो ना मानो, पर किसी का अपमान नहीं करोगे। ये नहीं है कि तुम दूसरे धर्म का अपमान कर देते हो, जैसे सीधे कह दो कि ये फलाना धर्म बेकार है, ये तुम्हें बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा बढ़िया है उसकी चर्चा करो तुम, दूसरा खराब है इसकी चर्चा करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो जाएंगी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ, समानताओं की बात करते हैं, है ना। समानताएं कितनी है? कितने प्रकार की समानता कही गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में? तो 2 प्रकार की ना, 4 कौन बोला? 2 ही हैं। एक है प्रतिष्ठा। कौन है? प्रतिष्ठा। और दूसरा क्या है? अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्टेटस, है ना। तो तुम्हारा प्रतिष्ठा का तुम्हारे पास पूरी, तुम्हारा क्या है? समानता है ना। क्या तुम्हारा स्टेटस है, इसकी पूरी समानता है कि ये नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा हाइप दे दिया जाएगा, तुमको बिल्कुल इज्जत ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा की समानता तुम्हारे पास है, अवसर की भी समानता है। अवसर का मतलब ये है कि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुमको बराबर के अवसर मिलेंगे, भले ही तुम गरीब हो। तो ऐसा भी सिस्टम है कि जो गरीब ज़्यादा है उनके लिए पढ़ने की बढ़िया से अलग व्यवस्था की गई है। अभी तो फ्री कोचिंग भी करने वाला सिस्टम अभ्युदय योजना यूपी में चालू हो गई कि कोचिंग भी करना चाहते हो, तुम्हारे पास नहीं बड़े बड़े संस्थानों में पैसे देने के लिए पैसे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? फ्री में कोचिंग भी कर सकते हो। स्कूलों में तो पढ़ ही सकते हो, पर कोचिंग में भी पढ़ सकते हो अगर कोचिंग करना चाहो, तो वो भी सिस्टम दे दिया गया। तो अवसर की भी समानता है। नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था कर रखी गई है कि जो लोग पहले से पिछड़े हैं, नहीं उतना अच्छा पढ़ पाए हैं, जो लोग बड़े बड़े स्कूलों में DPS LPS में पढ़े हैं और जो लोग यहाँ प्राइमरी में पढ़े हैं, तो दोनों में समानता कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो उनको भी छूट दे दी गई कि चलो अच्छा तुम पिछड़े, ये जाति आधार पे है ना, अभी आर्थिक आधार पे उतना नहीं है, 10% आर्थिक आधार पे भी दे दिया गया अब तो, है ना। तो ये ध्यान रखना कि पहले जातीय आधार पे थी, इसमें साफ साफ कह रखा था कि अगर कुछ वर्ग हैं जो पीछे से पढ़ाई में पीछे से ही छूटते चले हैं, जिनके ना कभी माँ बाप पढ़े थे, ना उनके बाप बाप पढ़े थे, ना उनके बाबा पुरखा वही लोग पढ़े थे, तो उनके समाज में धीरे धीरे एकदम से पढ़ाई नहीं आ जाएगी, तुम UPSC क्वालिफाई करने वाले बन जाओ। तो ऐसे धीरे धीरे उनको क्या मिलेगा? अवसर में भी समानता मिलेगी कि वो नौकरी में भी कर सकते हैं। अवसर सरकारी नौकरी में भी जहाँ पे होगा वहाँ पे सरकारी संसाधनों में उनको अवसर की भी समानता दी जाएगी कि वो भी बराबर का क्या करें, तुम्हारे बराबर आ सकें। इसलिए उनको क्या किया जाएगा? किसी को छूट दिया जाएगा तो किसी के साथ कुछ किया जाएगा, लेकिन दबाया किसी को नहीं जाएगा, है ना। दबाया किसी को नहीं जाएगा, बराबर की यहाँ पे क्या दी जाएगी? समानता दी जाएगी, है ना। छापते चल रहे साथ साथ में। अच्छा, आदर्श कितने प्रकार के दिए गए हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में? कितने आदर्श दिए गए हैं बताओ? बताओ कितने प्रकार के आदर्श दिए गए हैं? हाँ, अब तो निशान बन ही गए सब चीज। 1 2 3 4 हो गए, खत्म है। मतलब इतना तब तक इंतजार करते हैं, सब्जी भी बना तो देंगे, फिर बताएंगे कितने। बताओ कौन कौन से आदर्श दिए गए हैं? सबसे पहले कहा गया व्यक्ति की गरिमा, है ना। किसकी बात कही गई है? हाँ, और ये गरिमा लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति कोई दूसरा भी हो सकता है। गरिमा मतलब उसका सम्मान, है ना वो। और क्या है? राष्ट्र की एकता, है ना, है ना। और क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। और क्या है? अखंडता, है ना। और एक बात रखी गई है बंधुता को बढ़ाने के लिए ना, तो बंधुता हो जाएगी, है ना। ये 4 प्रकार की तुमको यहाँ पे आदर्श दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 4 आदर्श दिए गए हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता को, ये 4 बातें आदर्श की कही गई हैं। आदर्श की बातें कही नहीं है, है ना, अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ये 4 अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं हमारे कहाँ पे? आदर्श में कही गई, प्रस्तावना में कही गई, उद्देशिका में कही गई है ना। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग, है ना। इसमें कुछ समझाने की ऐसी कोई बात है जिसका तुमको अर्थ ना समझ में आता हो? गरिमा की बात तुमको पता है, सम्मान की बात हो रही, व्यक्ति का सम्मान बना रहे, ये ऐसा आदर्श, राष्ट्र की एकता बनी रहे, एकता भंग नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि तुम विवादित बयान बोल दो कि राष्ट्र की दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाए, ऐसा नहीं बोलोगे। अखंडता बनी रहनी चाहिए कि देश को टूटने की बातें नहीं कहोगे कि हम उत्तर प्रदेश तोड़ के अलग राज्य बनाएंगे या पश्चिम बंगाल तोड़ के अलग राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बंधुता भी, भाईचारा भी बना रहे, आपस में लड़ा भी नहीं सकते इतना। हिंदू मुस्लिम करने का पूरा सीधा विवादित बयान दे दो, और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि तुमने विवादित बयान दिया है, उसी वजह से अगर ये दंगे हुए हैं, तो तुम उठा लिए जाओगे और फिर तुमको ससुराल में ले जा करके आराम से तुम्हारी व्यवस्था की जाएगी, है ना, पूरी खातिरदारी की जाएगी। तो बंधुता बनाए रखना भी हमारा वो हमारा हो जाएगा कर्तव्य है ना। और ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमारे कहाँ हैं? इस आदर्श में कही गई हैं जो उद्देशिका में लिखा हुआ है। संविधान का पहला ही पेज, जिसको तुम क्या कहते हो? प्रस्तावना कहते हो, उसमें तुमको मिलेगा, है ना। तो बात समझ में आई? प्रस्तावना से अब तो कुछ बनना नहीं है, और भी कोई बनना है?
अच्छा 3 शब्द हैं जिनके अर्थ तुमको हो सकता है थोड़ा थोड़ा ना, हालांकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको पता होगा। जैसे आगे कहा गया है कि तारीख दी गई है, अगर पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तारीख दी गई है, तो 26 नवंबर दिया गया है, 26 जनवरी नहीं है, 26 जिस दिन बन करके तैयार हो गया था, जिस दिन उस पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा में, है ना, उसकी बात की गई है। तो 26 नवंबर दिया गया है। और अगर विक्रमी संवत के हिसाब से, अगर अच्छा संवत पूछ दे कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत विक्रम संवत का देंगे, तो उसमें विक्रम संवत ध्यान रखना है, विक्रम संवत का। उसमें सन कौन सा है, वैसे तो 26 नवंबर 1949 है, लेकिन उसके हिसाब से जाओगे तो 2006 कौन सा हो जाएगा, विक्रमी संवत 2006। अगर तारीख पूछी जाएगी तो सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी, मतलब 7 ही होते, 15 होते पूरे, तो 7वीं तारीख है शुक्ल पक्ष की। और संवत साल कौन सा है, 2006, कौन से कैलेंडर के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा कैलेंडर के आधार पे हमारे संविधान की प्रस्तावना में डेट लिखी गई है, तो विक्रम संवत के आधार पे। ग्रिगोरियन कैलेंडर भी आएगा, तो उसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 26 नवंबर लिखा गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या कहता है, हम लोग एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों जो शब्द हैं इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले आता है अंगीकृत, क्या आता है, अंगीकृत, फिर आता है अधिनियमित, और फिर आता है आत्मार्पित, है ना। ये 3 शब्द कहे जाते हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है, अंगीकृत का मतलब क्या है कि हम इसे स्वीकार करते हैं। अंगीकृत मतलब तुमने कपड़े अंगीकृत कर लिए, उठा के नहीं दिखाएंगे ऐसे, समझो, है ना। ये कपड़े क्या किया हमने, अंगीकृत कर लिया, अंग में हमने धारण कर लिया, तो इसे क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। क्या कर लिया है, अंगीकृत का मतलब क्या है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो स्वीकार कर लेना, हमने संविधान को स्वीकार कर लिया है। अधिनियमित का मतलब क्या है, बन गया है ना। जब भी कोई कानून बन जाता है तो उसे कहते हैं अधिनियम बन गया, क्या बन गया, हाँ, है ना। जब तक नहीं बनता तब तक वो विधेयक होता है, जब बन जाता है तो क्या हो जाता है, अधिनियम हो जाता है। तो ये अधिनियमित हो गया, मतलब ये कानून बन करके तैयार हो चुका है, इस दिन हमारा संविधान बन गया है। अब आत्मार्पित का मतलब क्या होता है, आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं, स्वीकार तो यही हो जाएगा। आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंप देना, स्वयं को सौंप देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा आत्मार्पित का कि स्वयं को समर्पित कर दिया गया या सौंप दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, स्वयं को सौंप दिया गया। ये 3 शब्दों का ये अर्थ है। ठीक है, अब क्वेश्चन और बन जाते हैं जो बिल्कुल लो लेवल के आ जाते हैं। लो लेवल वाले क्वेश्चन क्या आएंगे कि पूछा जाएगा हमारे संविधान में अब तक कितने, नहीं, प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है। तो मात्र 1 बार संविधान संशोधन हुआ है। कितने बार हुआ है, हाँ, तो 1 बार ही मात्र क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, संशोधन हुआ, मात्र 1 बार, है ना, मात्र इधर लिख दें, लो, तो मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, अब ठीक संतुष्ट रहो तुम खाली। ठीक है, कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे तुम लघु संविधान कहते हो। क्या कहते हो, लघु संविधान कहते हो। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976 में। तो एकमात्र यही संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, हाँ वही आ रहे हैं, है ना। इसमें कौन कौन से जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, सबसे पहले समाजवाद, कौन सा जोड़ा गया था, समाजवाद। दूसरा कौन सा जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, कौन सा शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, कौन सा शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता, है ना, अभी जो हमने वहां पे देखा था आदर्श में, है ना। तो 3 शब्द, 2 तो यहाँ पे है राज्य के स्वरूप में दिए गए हैं और तीसरा यहाँ पे आदर्श में दिया गया है ना। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो मात्र 1 बार हुआ। कितनी बार, मात्र 1 बार। कौन से साल में, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। हमारी जिज्जी थी तब जिंदा, कौन, इंदिरा गांधी, वो कराई थी, है ना। इसी को कहते हैं लघु संविधान। इसमें लघु संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 60 से भी ज्यादा संविधान में संशोधन कर दिए थे एक बार में, 60 से ज्यादा प्रावधान एक साथ जोड़ दिए, मतलब आधा संविधान खुद ही बना के जोड़ दी, है ना। तो उसी के साथ में ये भी जोड़ा गया था, प्रस्तावना में भी थोड़ा संशोधन कर दी थी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इतना पूरा। अब तुम बताओ, अच्छा इस प्रस्तावना से क्या कुछ भी क्वेश्चन बच सकता है? मेरे समझ से तो अब कुछ नहीं बच सकता। प्रस्तावना यहाँ से खत्म ना, हम कह रहे हैं ना, तुम जहां से सोच, तुम्हारे यहाँ से खत्म होती है ना, एग्जामिनर की वहां से स्टार्ट होती है।
अभी इसके बाद में क्या आएगा, वाद आएंगे। कोई कहेगा संविधान किस, ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, ये आएगा। और हाँ, फिर खत्म हो जाएंगे। हम नहीं कहेंगे सर जी, हम तो बिल्कुल ही कहेंगे खत्म। उसके बाद एक चीज बचेगी, उसके बाद ये बचेगा कि कुछ लोग कहेंगे कि संविधान की आत्मा है या नहीं है, कुछ कहेंगे जन्म कुंडली है या नहीं है, कोई लोग कहेंगे, पूछेगा संविधान की आत्मा, कोई दूसरा कह देगा कि ये संविधान की आत्मा नहीं है, कोई कहेगा ये संविधान की आत्मा है, इस पर विवाद होगा, तो इसमें आ जाएगा, है ना। तो वो देखेंगे एक लाभ, है ना। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देख लिया, पूरा प्रस्तावना से इतना बन सकता था वो देख लिया। अगले में हम लोग देखेंगे कौन कौन से केस हैं और उसके बाद में किस किस ने उद्देशिका को या प्रस्तावना को क्या क्या कहा है। ठीक है, इतना छापो।